हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस वक्त स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में इन क्लासेस में जो क्लासेस की एक पूरी सीरीज चल रही है, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये क्लासेस मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं करंट अफेयर के साथ इन सारी क्लासेस को अपडेट कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर और संपूर्ण नॉलेज मिल सके और जिससे कि आप एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड पर और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, जिससे कि हम लोग सारी क्लासेस को इकट्ठा एक जगह पर पा जाए। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर ये आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना दी है। और अब आपको जितनी भी प्रीवियस पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं वो पूरी क्लासेस 1 2 जो अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी की सारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगी और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो भी वहां पर अवेलेबल होंगी। तो आज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की एक और एक्साइटिंग और बेहतरीन क्लास लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम लोग देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से संगठन इसमें काम करते हैं, कौन कौन से संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने भारत के जो भी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रहों की जो प्रणाली थी उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, प्रक्षेपण यान होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पेस मिशंस में हम लोगों ने चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 1 2 3, मंगलयान, एस्ट्रोसैट और इस तरीके के बहुत सारी चीजों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के भविष्य में कौन कौन से प्लान हैं, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हम मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और फिर से वही वाली बात कि कमेंट, जैसे जैसे आपको टॉपिक समझ में आता जाता है, आपको मजा आ रहा है इन सारे टॉपिक को समझने में, तो कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, तो उसी हिसाब से मैं भी आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के अंतरिक्ष मिशन, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन है उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे मशहूर मिशन है वो है गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो गगनयान मिशन की बात की जाए तो गगनयान मिशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गगनयान मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन होने जा रहा है जिसमें हम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को यानी मानव को हम अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। यह भारत पहली बार करने जा रहा है। इससे पहले जो भी अंतरिक्ष यात्री भारत के गए हैं वो भारत ने नहीं भेजे हैं। ठीक है, सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे, तो राकेश शर्मा को रशिया ने भेजा था। ठीक है, इसके बाद जो है अमेरिका जो कल्पना चावला थी या सुनीता विलियम्स थी वो नासा की तरफ से गई थी। भारत ने अभी तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। हम अब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। तो इस मिशन को, इस महत्वाकांक्षी मिशन को हम लोगों ने गगनयान मिशन का नाम दिया है। और यह जो गगनयान मिशन है इसकी शुरुआत जो होने जा रही है वर्ष 2023 यानी इसी साल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसी साल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इस साल हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहली बात, कुछ मोटी मोटी बातें हम लोग समझ लें कि क्या है, क्या मामला है, कहां पर भेजेंगे, इस चीज को समझ लें, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि होगा क्या कि इस मिशन में हम GSLV Mk3, आप लोगों को पता है ना कि अंतरिक्ष यान कौन कौन से भारत के पास हैं, तो अंतरिक्ष यान जो GSLV Mk3 है, ठीक है, उस GSLV Mk3 की मदद से हम लोग अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि निम्न भूकक्षा में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, तो किससे भेजा जाएगा, किस यान से भेजा जाएगा, GSLV Mk3 से भेजा जाएगा। ठीक है, भेजा जाएगा। कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, याद रखिएगा
3 एस्ट्रोनॉट, ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। याद रखिएगा कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, प्लस एक 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और प्लस एक जो है रोबोट जाएगा, जिसे हम लोग व्योम नॉट कहते हैं। व्योम नॉट या व्योम मित्रा के नाम से उसे जाना जा रहा है। क्या नाम, किस नाम से जाना जा रहा है? व्योम मित्रा के नाम से जाना जा रहा है। तो व्योम मित्रा नाम का एक रोबोट भेजा जाएगा, एक रोबोट भेजा जाएगा और 3 एस्ट्रोनॉट यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्री इस मिशन में जाएंगे। ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और एक रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्रा। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो कितने यात्रियों को? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को और एक व्योम मित्रा नाम के रोबोट को भेजेंगे। किससे भेजेंगे? जीएसएलवी MK3 में भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भूकक्षा में भेजेंगे। निम्न भूकक्षा में अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए कि लगभग 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे इन्हें भेजा जाएगा। एक तरीके का एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, यही ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा और इसी ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर जो है अंतरिक्ष यात्री जो है वो रहेंगे। इसी के अंदर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और इन अंतरिक्ष यात्रियों को, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को हम किससे लॉन्च करेंगे? जीएसएलवी MK3 से लॉन्च करेंगे और इसी के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहेंगे और ये 3 अंतरिक्ष यात्री लगभग 5 से 7 दिन का वक्त, कितने दिनों का वक्त? 5 से 7 दिनों का वक्त ये अंतरिक्ष में बिताएंगे। ठीक है, 5 से 7 दिनों का वक्त ये अंतरिक्ष में बिताएंगे। 5 से 7 दिनों का वक्त ये अंतरिक्ष में बिताएंगे और फिर उसके बाद जब 5 से 7 दिनों का वक्त ये घूमते हुए ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे 5 से 7 दिन, और उसके बाद जब ये 5 से 7 दिन का वक्त बीत जाएगा तो फाइनली ये पृथ्वी के धीरे धीरे इनके इस यान की स्पीड को कम किया जाएगा और धीरे धीरे इनको जो है वो वापस धरती पर, यानी वापस जो है वो समुंदर में इनको उतार लिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ऐसी संभावना है कि हम अरब सागर में इस मॉड्यूल को, यानी कि ये जो मॉड्यूल नहीं है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं, एक तरीके से स्पेस कह सकते हैं, स्पेस कैप्सूल। ठीक है, इसे स्पेस कैप्सूल भी कह सकते हैं। तो जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे वो उस स्पेस कैप्सूल को अरब सागर के अंदर जो है इसको उतार लिया जाएगा। किसकी मदद से उतारा जाएगा? इसको पैराशूट की मदद से, ऐसे 2 पैराशूट लगे होंगे और उन पैराशूट की मदद से इनको वापस अरेबियन सी में यानी अरब सागर के अंदर गुजार दिया जाएगा। तो ये मोटा मोटा प्लान है कि इसी प्लान के तहत जो है हम काम करने जा रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जीएसएलवी MK3 से भेजे जाएंगे 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, एक रोबोट भेजा जाएगा, रोबोट का नाम व्योम मित्रा होगा। ये जो मॉड्यूल होगा यानी जिसे स्पेस कैप्सूल बोलेंगे, इसी के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। लगभग 5 से 7 दिन जो है वो अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे 5 से 7 दिन, और उसके बाद जब इनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसे वापस जो है अरब सागर में उतार लिया जाएगा। अगर ये हमारा प्लान है। ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के बहुत कम देश हैं जिनके अंदर ये क्षमता है और भारत के पास, अगर ये भारत इसमें सफल हो जाता है तो हमारे आगे आने वाले जो भी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनके लिए उनको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्लान हमने किया है। पहला प्लान ये किया है कि हमने 3 प्लान किया है, जिसमें हमने पहला प्लान किया है कि फर्स्ट टाइम हम जो है वो बिना अंतरिक्ष यात्रियों के गगनयान को लॉन्च करेंगे, यानी इसको पूरा लॉन्च किया जाएगा बिना अंतरिक्ष यात्रियों के। तो ये 2023 में किया जाएगा, इसे बिना अंतरिक्ष यात्रियों के लॉन्च किया जाएगा। भाई देखें तो कि कोई ऐसी तो गड़बड़ी ना हो जाए, अगर मान लो हम पहली बार में ही अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च कर दें, उसमें लॉन्च कर दें, अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दें और पता लगा दुर्घटना हो जाए तो हमारे अंतरिक्ष यात्री मारे जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ऐसी दुर्घटना नहीं चाहते। तो हम पहला बार परीक्षण जो इसका करेंगे बिना अंतरिक्ष यात्रियों के करेंगे, वो कब करेंगे? 2023 में। फिर दोबारा जो हम परीक्षण करेंगे वो भी 2023 या 24 के शुरुआत में करेंगे। 2023 या 23 के लास्ट में, 24 की शुरुआत में करेंगे। अभी प्लान ऐसा है, हो सकता है एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन अभी जो प्लान करा कि फिर उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग क्या करेंगे 2023-2024 में फिर से एक बार परीक्षण करेंगे बिना अंतरिक्ष यात्रियों के। ठीक है, तो जो अगर
अगर इसमें पहले बार में कोई गलती हो ही रहेगी तो सेकेंड टाइम जो है उस गलतियों को सुधार कर फिर से हम परीक्षण करेंगे बिना अंतरिक्ष यात्रियों के। और फिर जो थर्ड टाइम हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो 3 बार का 3 स्टेप रखे गए, पहला बिना अंतरिक्ष यात्रियों के, दोबारा बिना अंतरिक्ष यात्रियों के, और तिबारा जो हम लॉन्च करेंगे गगनयान उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। जब हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, हमारे अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक चले जाएंगे और सफलतापूर्वक वापस आ सकते हैं, तब हम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब 2 मानव रहित यान वो मिशन होंगे और एक जो है मानव युक्त मिशन होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये 5 से 7 दिन रहेंगे, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता ही दी। तो होप कि इसके बारे में आप लोगों को पता, मतलब सारी बातें मैंने बता दी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया। भारत सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया है इसरो को, कि इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसरो के साथ साथ, इसरो तो इसको कर ही रहा है, इस पूरे प्रोग्राम को कर ही रहा है, साथ ही साथ इसके साथ मिलकर कौन कर रहा है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL भी इसका भागीदार है। तो इसरो के साथ कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ भागीदार है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसकी भागीदार है। तो होप कि ये बात आपको गगनयान मिशन बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है, किस तरीके से है, क्या हमारा मिशन है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर फायदे क्या है। सर बहुत बड़े फायदे, हम अभी अंतरिक्ष में जाकर रहने का प्लान बना रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में दूसरे ग्रहों पर जाकर वहां के मिनरल्स, वहां के खनिजों को लाने की बात कर रहे हैं। तो जब तक आप अंतरिक्ष में अपने 300 से 400 किलोमीटर तक नहीं जा पाएंगे तो लाखों किलोमीटर दूरी कैसे पूरी करेंगे। तो आगे भविष्य जो है वो स्पेस में ही है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो और अगर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अभी से भेजना नहीं स्टार्ट करेंगे तो आगे हम भविष्य में ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आगे अन्य ग्रहों पर जा सकेंगे या स्पेस एक्सपीडिशन या स्पेस मिशंस को लॉन्च कर सकेंगे। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। अभी तो हम समझ लो शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर ये तो होप कि ये शुरुआत जो होगी बहुत सफलतापूर्वक होगी और हम बहुत ज्यादा इसमें कामयाबियां हासिल करेंगे। चलिए अब दूसरे भविष्य के मिशन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है निसार मिशन। ठीक है, निसार मिशन को हम भेजने जा रहे हैं। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या नाम है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये निसार मिशन जो है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है, निसार का फुल फॉर्म है। और निसार को इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन। ये इसका हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है ये। ठीक है, ये जो निसार मिशन है ये नासा इसरो का, नाम से ही पता चल जा रहा है, नासा इसरो का ये ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, एक संयुक्त उद्यम है। फिर इसमें क्या भेजा जा रहा है, इसमें एक रिमोट सेंसिंग, एक सुदूर संवेदन उपग्रह भेजा जा रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट भेजा जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो नासा इसरो का यह मिशन है। ये क्या मिशन है, ये एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ये उपग्रह कैसा उपग्रह है, ये उपग्रह जो है वो सुदूर संवेदन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। बात समझ में आ रही है। अब जिनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं पता है वो पुराने वीडियोस जाकर देखें, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कहा है ना, प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाएं और उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें पुराने वीडियोस में सारे वीडियोस देखें, एक एक चीज को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कौन सा उपग्रह है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, एक सुदूर संवेदन उपग्रह है, सुदूर संवेदन उपग्रह है। और ये जो सुदूर संवेदन उपग्रह है निसार जो है वो इसको भेजा जाने की संभावना है। इसको GSLV Mk2 से भेजा जाएगा, GSLV Mk2 रॉकेट से भेजा जाएगा। और इसको मोस्ट प्रोबेबली बहुत संभावना है कि जनवरी 2024 में भेज
दिया जाएगा। जनवरी 2024 में इसको भेजने का प्लान है। किससे भेजा जाएगा? GSLV Mk2 से भेजा जाएगा। सर ये जो उपग्रह है इसकी खास बात क्या है? ये आम जो सुदूर संवेदन उपग्रह है उनसे बेहतर है, अच्छा है, बुरा है, क्या है इसकी खास बात क्या है? इतना इसके बारे में इतना इसके बारे में सब लोग जो है एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत, यानी तकनीकी रूप से सबसे उन्नत और दुनिया का सबसे महंगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी सुदूर संवेदन उपग्रह है। समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने बताया? दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रह है। कौन सा? निसार है। कौन भेज रहा है? नासा, इसरो मिलकर भेज रहे हैं। ठीक है, नासा इसरो मिलकर भेज रहे हैं। तो सर ये करेगा क्या? वहां पर करेगा क्या? ये पृथ्वी के ऊपर जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जाकर जो पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी पर मौजूद जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके बारे में आज तक नहीं समझा जा सका या पूरा अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, कब ज्वालामुखी फटेगा, कैसे फटेगा, उसके क्या परिणाम होते हैं पृथ्वी पर, भूकंप कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारी पृथ्वी में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, हमारे समुद्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, हमारे पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं, जो वो प्राकृतिक घटनाएं, वो जटिल प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान हमें नहीं है, ठीक है, जिनके बारे में हम बहुत सारा चीजें जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें रहस्य बनी हुई हैं, उन रहस्यों को खोलने के लिए, प्राकृतिक उन रहस्यों को खोलने के लिए ये यान यानी कि ये उपग्रह भेजा जा रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर रडार लगाया गया है। इसके अंदर जो रडार लगाया गया है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? हर इस तरीके की प्राकृतिक घटनाओं को, मौसम के बारे में और सारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी पृथ्वी को समझने में, पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाओं को समझने में हमें बहुत ज्यादा बल मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हो गया है, पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी करना, संभावित ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देना। भाई जब आपको पता होगा कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो हम इसका जो डेटा आएगा उस डेटा की मदद से हम भविष्य में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, साथ ही साथ भूकंप की घटनाएं, सुनामी की घटनाओं को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, यानी कि अनुमान लगा पाएंगे। भूजल आपूर्ति की निगरानी करना, बर्फ की चादरों को पिघलने की दर की निगरानी करना, वही क्लाइमेट चेंज जो मैंने बताया था, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में से भेजे जाने की संभावना है। GSLV Mk2 से इसे भेजा जाएगा। नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं हम लोग, आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं। आदित्य जो होता है वो पर्यायवाची है, किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। तो नाम से ही याद हो जाना चाहिए, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए कि आदित्य जो है, आदित्य जो मिशन भेजा जा रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजा जा रहा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजा जा रहा है। भारत का पहला मिशन होगा जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सन की स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, सन की स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। तो पहला इसका लक्ष्य समझ में आ गया कि इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की संभावना है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कब भेजा जाएगा? प्रोबेबिलिटी यानी कि यह संभावना है कि मार्च 2023 में भेजा जाएगा। ठीक है, मार्च 2023 में इसको भेजा जाएगा। किससे भेजा जाएगा? इसको भेजा जाएगा PSLV XL से भेजा जाएगा। PSLV XL वर्जन से इसे भेजा जाएगा। इसे कहां पर भेजा जाएगा? इसको एक स्पेशल पॉइंट पर भेजा जाएगा, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक स्पेशल जगह है L1 पॉइंट, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, वहां पर इसको भेजा जाएगा। सूर्य पर नहीं भेजा जाएगा, इसको लैग्रेंजियन पॉइंट पे भेजा जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली यहां से मानिए ये पृथ्वी हमारी, ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ये हमारा सन है। तो सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जहां पर लगभग समान हो जाता है, समान बल लगाता है, जिससे कि
कोई भी उपग्रह यहां पर भेजा जाए तो ये सूर्य का चक्कर लगाए, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाए, पृथ्वी भी ऐसे सूर्य का चक्कर लगाए, और ये उपग्रह जो हम भेजें वो भी सूर्य का चक्कर लगाए, लेकिन दोनों इस तरीके से चक्कर लगाए कि हमेशा हमेशा ये उपग्रह पृथ्वी के संपर्क में बना रहे, ये सूर्य का अध्ययन करे, ये सूर्य का अध्ययन करे, सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के हमेशा संपर्क में बना रहे, ठीक है, ना उसको सूर्य अपनी तरफ खींचे ना पृथ्वी अपनी तरफ खींचे, एक ऐसे बैलेंस पॉइंट पर ये बना रहे, ऐसे बना रहे कि हमेशा ये ऐसे ही पृथ्वी ऐसे घूमता जाए, और ये ग्रह भी, ये उपग्रह भी ऐसे उसी के साथ साथ घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए, जिससे कि लगातार 24 घंटे 24 आवर सूर्य की निगरानी ये कर सकेगा, सूर्य की निगरानी कर सकेगा, और लगातार जो है सूर्य के बारे में विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो हमें पृथ्वी के संपर्क में रहकर देता रहेगा। तो इस पॉइंट को L1 पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? L1 पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट। क्या बोला जाता है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहा जाता है। इस जगह को क्या बोला जाता है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहा जाता है L1 पॉइंट पे। तो ये L1 पॉइंट कहां होता है? पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, जहां पर पृथ्वी, सूर्य का गुरुत्व और पृथ्वी का गुरुत्व जो है वो लगभग बैलेंस कर देता है, किसको? हमारे उपग्रह को, जिससे उपग्रह ना इधर जाता है ना उधर जाता है, बैलेंस में बना रहता है, और हमेशा सूर्य का, ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी लगाती है, दोनों ऐसे चक्कर लगाते हैं कि साथ साथ बने रहते हैं, जिससे कि सूर्य का अध्ययन भी हो जाएगा और साथ ही साथ पृथ्वी से संपर्क भी बना रहेगा। सूर्य का अध्ययन करके, पृथ्वी से संपर्क करके, पृथ्वी के पर सारी की सारी जो डेटा है, सारी की सारी जो गणना है, वो पृथ्वी को ये भेजता रहेगा। तो इस पॉइंट को L1 पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट पर इसे भेजा जा रहा है। होप कि ये बात L1 पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट लगातार करते हैं, वो मैं देख रहा हूं, वो वाकई में कर रहे हैं, तो उनको मैं जवाब भी देता हूं, सारी चीजें देता हूं। लेकिन अगर आप हैं, ठीक है, हैं और इसके बाद कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, तो फिर सोचिए कि हम, मेरी मेहनत का क्या फायदा, ठीक है। इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, एक एक चीज एक्साइटेड होकर लेकर आता हूं, ठीक है, और आप कमेंट नहीं करते हैं, आप बताते नहीं कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, ये सारी बातें तो बताते रहिए। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें तो कहां पर भेजा जा रहा है? इसको L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है। ये भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, ठीक है। भारत जो है उन देशों में शामिल हो जाएगा। बहुत कम ऐसे देश हैं, 3-4 देश हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिनमें भारत शामिल हो जाएगा अगर उसने आदित्य को लॉन्च कर दिया। अब ये वहां पर करेगा क्या? ये सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य का जो बाहरी भाग है, ठीक है, सूर्य का जो बाहरी भाग है, इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना से बीमारी नहीं होती है, कोरोना जो है सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। तो ये जो कोरोना वाला भाग होता है, ये बड़ा रहस्यमयी भाग है, ये बहुत ज्यादा इसमें तापमान है, कोर से, कभी कभी कोर से ज्यादा, यानी इसका जो कोर होता है, जो इसका क्रोड कहा जाता है, इसका जो मध्य भाग होता है, उससे ज्यादा कभी कभी तापमान इसके किनारे वाले भाग कोरोना का हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करना। साथ ही साथ सूर्य से निकलने वाले बहुत सारा विकिरण होता है, बहुत सारी तरंगे होती हैं, वो पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर क्या असर डालती हैं, उसका अध्ययन करना, ठीक है। साथ ही साथ दो ग्रहों के बीच में जो एक कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका अध्ययन करना। ऐसे बहुत सारे अध्ययन जो है वो आदित्य L1 करेगा, ऐसा प्लान किया गया है। तो अभी फ्यूचर में इसे भेजा जाने वाला है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सूर्य के बारे में जानने को मिलेगी। किससे? आदित्य L1 के बारे में, ठीक है, जिससे कि हम इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं को समझ सकेंगे। इस पूरे रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझने की हमारे अंदर एक ताकत डेवलप हो पाएगी कि ये ब्रह्मांड कितना रहस्यों से भरा हुआ है, कौन कौन से रहस्य इसमें छिपे हुए हैं, उनको समझने में हमारा एक बहुत ही बड़ा ये कदम होगा जब आदित्य L1 भेजेंगे। तो किसका अध्ययन करेगा आदित्य L1? आदित्य सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करेगा। तो होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी, कहां भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं शुक्रयान 1 मिशन। शुक्रयान 1 मिशन, शुक्रयान 1 मिशन नाम से ही पता चल रहा है कि यह शुक्र का अध्ययन करने के लिए भारत भेजने वाला है। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए हम लोग कौन सा मिशन भेजने वाले हैं? शुक्रयान 1 को भेजने वाले हैं। यह जो शुक्रयान 1 होगा, यह भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, उसकी ऑर्बिट में चारों तरफ घूमेगा, और शुक्र
शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेगा। शुक्र के ग्रह बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। वहां पर जो है वो एसिड की यानी कि अम्ल की वर्षा होती है। साथ ही साथ वो जितने भी ग्रह हैं जितने भी ग्रह हैं उनसे उल्टा ये घूमता है, इसके उल्टा घूमता है, साथ ही मतलब घूमता है। इसके अलावा जो है वहां पे लगातार जो है उनकी जो सतह है वो अजीबोगरीब जो है वो रिएक्ट करती है, उसमें अलग अलग तरीके की गैसें बनती हैं। तो बहुत सारा रहस्य उसके अंदर, शुक्र के अंदर रहे। अच्छा, उसका जो मास, उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, शुक्र का, वो बिल्कुल पृथ्वी के लगभग बराबर है। साथ ही साथ वहां का जो कह सकते हैं कि माना जाता है कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का मतलब कह सकते हैं जुड़वा भाई कह लो या जुड़वा बहन की तरह से है, क्योंकि सब कुछ वहां की जो डेंसिटी है, वहां की जो ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, वहां का जो द्रव्यमान है लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो फिर पृथ्वी तो इतनी अच्छी है, पृथ्वी पर तो जीवन है, पृथ्वी का व्यवहार अलग है, शुक्र का व्यवहार अलग है। क्यों ऐसा अलग है? तो इन सब को जानने का मौका मिलेगा शुक्रयान की मदद से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भविष्य में पृथ्वी भी शुक्र जैसी हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिससे शुक्र जो है वो आज जो इतनी मतलब इतना ज्यादा जो जिस अवस्था में आज शुक्र है, तो उसके क्या कारण है? भविष्य में ऐसा तो नहीं पृथ्वी भी उसी तरह से हो जाएगी। तो ये सारी चीजों का अंदाजा कैसे लगेगा? शुक्र का अध्ययन करके लगेगा। इसी वजह से हम शुक्रयान को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शुक्रयान जो है वो वहां पर बहुत सारी ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं, गतिविधियां होती रहती हैं, उनका अध्ययन करेगा। जमीन पर जो है बहुत सारी गैसेस मैंने जैसे बताया था निकलती रहती हैं, उत्सर्जन होता है, उनका अध्ययन करेगा। वहां पर बहुत तेज से हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करेगा, उनकी गतियों का अध्ययन करेगा। ठीक है, बादल कवर का अध्ययन करेगा। साथ ही साथ वहां पे अम्ल वर्षा होती है, उसका अध्ययन करेगा। इस तरीके की वहां की जो भी विशेषताएं हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, भविष्य में ऐसा तो नहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी ऐसी चीजें होने लगे, तो इन सब का अध्ययन करेगा। सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह यही है, सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह यही है। क्यों इतना ज्यादा तापमान है? जबकि ये सबसे करीब नहीं है सूर्य के, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर है। क्यों ऐसा है? तो ये सब चीजें वहां पर अध्ययन करने के लिए हम शुक्रयान को भेज रहे हैं। ठीक है, शुक्रयान को भेज रहे हैं जिससे कि हम अपने अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के भविष्य के बारे में समझ पाए कि कल फ्यूचर में पृथ्वी का क्या हो सकता है, या बहुत सारी चीजों के बारे में, या हो सकता है किसी फॉर्म में वहां पर जीवन मौजूद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो या कभी जीवन हो सकता है रहा हो, इसके बारे में भी पता चलेगा। बहुत सारे रहस्य हैं, तो बहुत सारे रहस्यों के बारे में हमें शुक्रयान 1 की मदद से पता चलेगा। तो शुक्रयान 1 को जो है 2024 में लॉन्च करने जा रहे थे, दिसंबर 2024 में हम लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसी हफ्ते जो है इसका ये करंट न्यूज है कि भारत सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया। किसी वजह से हो सकता है, फंड की कमी हो, पैसे की कमी हो, या कोई तकनीकी कारण हो, तो भारत सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया है शुक्रयान 1 के लिए, और हमें 2024 में भेजना था। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर अप्रूवल नहीं मिली तो फिर इसके बाद इसको तभी भेजा जा पाएगा जब सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और जैसे सूर्य है ये, तो सूर्य जो है वो सूर्य है, तो और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर कौन लगा रहा है? आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह चक्कर लगा, और उसी के चारों तरफ जो है वो चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो ये दोनों कुछ सालों में, यानी लगभग 19 महीनों में, ठीक है, 19 महीनों में इस तरीके से करीब आ जाते हैं कि अगर यहां से यान को भेजा जाए शुक्र ग्रह पर, तो कम से कम ऊर्जा से, कम से कम उसमें क्या बोलते हैं, फ्यूल, ईंधन की मदद से ये यहां पर पहुंच सकता है। भाई सीधी सी बात है, अगर शुक्र ग्रह यहां पर होगा, पृथ्वी यहां होगा, तो यहां से यहां रॉकेट जाने में वक्त लगेगा। लेकिन हर 19 महीने पे, लगभग 19 महीने पे ऐसी परिस्थिति बनती है कि अर्थ और वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी जो है बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिससे कि अगर हम यहां से यान को भेजें तो बहुत कम फ्यूल में, बहुत कम ईंधन में हम यहां पहुंच सकते हैं। तो हर 19 महीने में यह चीज होती है। लेकिन तो 2024 के बाद फिर ये लगभग
26-27 में जाकर होगी, 27 वगैरह में होगी। लेकिन जो सबसे बेहतर स्थिति बनेगी, जो सबसे बेहतर स्थिति बनेगी 2031 में बनेगी। कब बनेगी? 2031 में। यानी शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह उस वक्त इतने करीब होंगे कि हम कम से कम फ्यूल में, सबसे कम फ्यूल में हम वहां पर अपने यान को पहुंचा सकते हैं। तो यह माना जा रहा है कि अगर 2024 में हम ना लॉन्च कर पाए, अगर हमें सरकार ने अनुमति नहीं दी और हम वहां पर इस ग्रह को, मतलब इस उपग्रह को नहीं लॉन्च कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फिर हम जो लॉन्च करेंगे इसको 2031 में करेंगे, 2027-27 में नहीं करेंगे, फिर हम सीधे 2031 में लॉन्च करेंगे। अगर 2024 में नहीं हुआ तो हम सीधे इस शुक्रयान को कब लॉन्च करेंगे? 2031 में लॉन्च करेंगे। तो ये बात वहां इसरो के चीफ ने ये बात कही है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शुक्र मिशन शुक्रयान 1 को वर्ष 2031 तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, इसरो के शुक्र मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी। तो बात समझ में आ गई। तो शुक्र का अध्ययन करने के लिए हम जो मिशन भेजने जा रहे थे 2024 में, उसका नाम शुक्रयान है। वहां पर वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको जांचने के लिए शुक्रयान को लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से भारत सरकार की अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से इसको पोस्टपोन किए जाने की संभावना है, इसको मतलब स्थगित करने की संभावना है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग एक बेहतर स्थिति में, कम से कम ऊर्जा में, कम से कम ईंधन खर्च करके हम शुक्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे 2031 में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आए। तो ये कुछ मिशन थे। इसके साथ ही साथ ये सारे मिशन अगर सफल हो जाते हैं, जो मिशन है, चाहे वो गगनयान मिशन हो, चाहे वो आपका अभी अच्छा चंद्रयान मिशन के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको उस लास्ट क्लासेस में पढ़ा रखा है। ठीक है, मंगलयान मिशन ऑलरेडी सफल हो चुका है। आगे के यान के बारे में मैंने बताया था कि मंगलयान मिशन भी भेजने की हमारा प्लान है, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक गगनयान वगैरह सब ये नहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे और भी बहुत सारे मिशन, तो ये सारे के सारे मिशन जब पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मंगलयान 2 मिशन सफल हो जाएगा, इसके बाद उससे पहले जो है चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाएगा। इससे पहले जो है वो, अगर हम लोग बात कर रहे थे ये इससे पहले जो है ये आपका निसार मिशन सफल हो जाएगा। तो ये सारे मिशन जब सफल हो जाएंगे तो हमारे प्लान है कि हम 2031 में, 2031 में, ऐसा प्लान है 2031 में हम स्पेस में, यानी कि अपने अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह से लगभग 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम एक अपनी परमानेंट रहने की जगह बना लेंगे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे मौजूद है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसे मौजूद है, वैसे ही भारतीय स्पेस स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान हमारा है। कब तक है? 2031 तक है, 2030-31 तक होगा। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब हम गगनयान मिशन को सफल कर लें। भाई सीधी सी बात है, जब हम अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ दिन अंतरिक्ष में भेजकर सफल हो जाएं, फिर उस दोबारा भेज के सफल हो जाएं, तभी हम वहां पर रहने का परमानेंट ठिकाना बना सकते हैं। तो ये भी प्लान है कि 2030-31 में हम लोग जो है वो एक, अगर पूरी तरीके से जितने मिशन अभी लाइन में लगे हुए हैं, अगर सारे के सारे सफल हो जाते हैं, तो फाइनली जो है हम लोग 2030-31 में हम अपना जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। चाइना ने, देखिए अमेरिका का ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सहयोगी देशों के साथ उसने मिलकर बनाया है। रशिया भी उसमें सहयोग कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ऑलरेडी मौजूद है 400 किलोमीटर। तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400-450 किलोमीटर दूर एक परमानेंट रहने की जगह है, इस पे जिसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जो अमेरिका, रशिया और इस तरीके के उनके सहयोगी देशों से मिलकर बनाया गया है, जो ऑलरेडी मौजूद है। वहां पे वैज्ञानिक रहते हैं, वहां काम करते हैं, वापस आते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, रहते हैं, वापस आते हैं, वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन रशिया ने अभी कह दिया है कि 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, तो वो उससे अलग हो जाएगा। अपना अंतरिक्ष स्टेशन वो खुद बनाएगा। कौन? रशिया बनाएगा, ठीक है, अपना खुद बनाएगा। चाइना ने बना लिया है, चाइना ने अपना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बना लिया है। अब आपको क्वेश्चन आपके लिए यह है कि चाइना का अपना निजी जो
स्पेस स्टेशन बनाया है उसने, उसका नाम क्या है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में करिए। ये आंसर, ये आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन क्या है कि चाइना ने अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में जो एक स्पेस स्टेशन बनाया है उसका नाम क्या है? ठीक है, चाइना ने अपना जो स्पेस स्टेशन अभी बनाया है, निजी स्पेस स्टेशन बनाया है, उसका नाम क्या है? एक तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जिसमें अमेरिका, रशिया और उनके सहयोगी देश हैं, ठीक है, तो वो 2024 में रशिया उससे अलग हो जाएगा उस एग्रीमेंट से, और फाइनली अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। चाइना ने अपना खुद का बना लिया है, तो उसका नाम क्या है? और भविष्य में हम आशा करते हैं कि 2030 के बाद हमारा खुद का स्पेस स्टेशन जो है यहां पर। तो ये सारी की सारी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई घटनाएं और साथ ही स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस थी, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी। एक एक चीज को मैंने डिटेल में डिस्कस किया, क्या फ्यूचर में, पास्ट में हुआ, ठीक है, भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होने वाला, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। होप कि आप लोगों ने इन क्लासेस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब आगे की क्लासेस जो हैं, जो आगे की क्लासेस होंगी वो नए टॉपिक पर होंगी, नई चीजों पर होंगी, और बीच बीच में मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूंगा, जो नई चीजें मुझे मालूम पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इस क्लास को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।